जिस समय भारत आज़ाद हुआ, देश बहुत विकट परिस्थितियों का सामना कर रहा था। देश की आज़ादी के साथ आया था बंटवारा और सामरिक सुरक्षा की चुनौती बहुत ही संवेदनशील थी। इतना ही नहीं था, बरसों की गुलामी के बाद भारत की आर्थिक दशा बहुत जर्जर थी। अंग्रेज हुक्मरान यहाँ की सारी दौलत लूट कर ले जा चुके थे और देश के विकास के लिए त्वरित आर्थिक विकास की जरूरत थी, पूंजी निवेश की भी। इसके अलावा करीब 550 रियासतें और रजवाड़े थे जो बरतानवी सम्राट की प्रभुसत्ता तो स्वीकार करते थे, मगर उनमें से कुछ ऐसे थे जो बहुत आसानी से स्वाधीन भारत में शामिल होने को बहुत उत्सुक नहीं थे। कुछ अपने को स्वाधीन रखना चाहते थे, कुछ पाकिस्तान जाने को वो अकुला रहे थे। तो ये 2-3 समस्याएं थी देश की एकता अखंडता को बचाए रखने की। और आज़ादी के साथ ही जम्मू कश्मीर राज्य को हथियाने के लिए पाकिस्तान ने प्रायोजित ढंग से जो घुसपैठिए भारत भेजे, उन्होंने एक तरह से एक अघोषित युद्ध को भी जन्म दे दिया था। अब यदि आप इस तरह कुल मिलाकर देखें तो परिस्थिति न केवल दक्षिण एशिया महाद्वीप में विकट थी, बल्कि संसार में भी महायुद्ध की समाप्ति के बाद अस्थिरता और अराजकता शेष थे। 2 शक्तियां उभर कर सामने आई थी जो विजयी पक्ष की थी, जिनमें एक थी सोवियत संघ और एक थी अमेरिका। ब्रिटेन और फ्रांस जो बड़े साम्राज्यवादी देश थे, युद्ध के दौरान काफ़ी खस्ता हालत में आ चुके थे और इनके जो उपनिवेश थे वो आज़ादी के लिए कसमसा रहे थे और कई जगह बगावत सशस्त्र रूप धारण कर चुकी थी। जो 2 महाशक्तियां उभर कर सामने आई थी, हिटलर को हराने के लिए एकजुट हो सकी थी, मगर युद्ध समाप्त होने के साथ ही उनके आपसी अंतर्विरोध स्पष्ट सामने आ गए थे। एक तरह से शीत युद्ध की शुरुआत हो गई थी और जिसे शीत युद्ध कहा गया उसके 2 कारण थे। युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका ने जापान पर एटम बम का प्रयोग किया था। पहली बार ऐसी संहारक क्षमता के दर्शन मानवता ने किए थे और इसके साथ ही यह सवाल पैदा हो गया था कि यदि ऐसे हथियार बड़ी शक्तियों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रयोग किए तो क्या मानव जाति शेष रहेगी? क्या मिलजुल कर दोनों ही आत्मघात नहीं कर लेंगे? दूसरी ओर विचारधारा का संघर्ष बड़ा विकट था। रूसी लाल सेनाएं बर्लिन तक पहुंच चुकी थी, आधे यूरोप पर उनका कब्जा था और अमेरिका के तत्कालीन विदेश मंत्री डलिस को यह शक सता रहा था कि अब रूस यहाँ से हटने वाला नहीं है और एक बार इस जगह उन्होंने अपना कब्जा कर लिया तो आर्थिक कठिनाई से जूझते यूरोप में वो साम्यवाद की जड़ें बहुत गहरी बेलेंगे। उन्होंने ये घोषणा की, जो हमारे साथ नहीं है वो हमारा शत्रु है। और एक प्रसिद्ध भाषण कहा जाता है जिसमें कहा गया है कि इस तरह एक इस्पात का पर्दा उतर गया जिसने विभाजित कर दिया दुनिया को 2 हिस्सों में। तो ये आयरन कर्टन जो था, जो आज़ाद तथाकथित आज़ाद विश्व को, पश्चिमी यूरोप को और अमेरिका को अलग करता था सोवियत संघ और एशिया यूरेशिया के उस हिस्से से जहाँ साम्यवाद का असर था। नेहरू के सामने सबसे बड़ी विकट समस्या ये थी कि यदि भारत इनमें से किसी भी एक पक्ष के साथ जाता है तो दूसरा पक्ष उसका शत्रु और बैरी हो जाएगा। नेहरू इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते थे कि भारत के विकास के लिए उसे दोनों ही महाशक्तियों से तकनीकी आर्थिक सहायता की जरूरत पड़ेगी। उनकी प्राथमिकता थी शांति। अक्सर यह बात कही जाती है कि भारतीय विदेश नीति के निर्माता जवाहरलाल नेहरू हैं और एक बड़ी सीमा तक यह बात सच है। नेहरू अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संवेदनशील विद्यार्थी थे, उस पर पैनी नजर रखते थे और उन्हें इस बात का एहसास था कि यदि भारत के विकास के लिए, आज़ाद भारत के विकास के लिए शांति ज़रूरी है तो इसके लिए निःशस्त्रीकरण भी ज़रूरी है। तो उनकी 2 बुनियादी स्थापनाएं भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में ये थी कि भारत को गुटनिरपेक्ष रहना है, भारत को किसी बड़ी महाशक्ति, चाहे वो पूंजीवादी अमेरिका हो या साम्यवादी रूस, सोवियत संघ, इनके साथ नहीं रहना है, बीच की ज़मीन में तटस्थ रहना है। और ये तटस्थता ऐसी नहीं थी कि हर वक्त तटस्थ रहना है। भारत के राष्ट्रीय हित को देखते हुए, अपने विवेक से निर्णय लेते हुए उन्हें कोई फैसला विदेश नीति के बारे में करना था। आगे चलकर यह पता चला कि नेहरू जिस पथ पर चल रहे थे उसका अनुसरण बहुत सारे दूसरे अफ्रो एशियाई देशों ने भी किया। तो 2 बुनियादी स्तंभ भारतीय विदेश नीति के ये थे कि विश्व शांति सबसे महत्वपूर्ण है। यदि विश्व शांति स्थापित नहीं रही, दोबारा कोई युद्ध भड़का, बड़ा या छोटा, तो भारत का आर्थिक विकास नहीं हो सकता। दूसरी स्थापना प्रमुख ये थी कि भारत को 2 महाशक्तियों के बीच जो एटमी हथियार की बात सामने आई थी, जो वैचारिक प्रतिस्पर्धा थी, टकराव था बुनियादी आइडियोलॉजीज का, उनसे बचकर रहना है। तो भारत ने अपनी निरपेक्षता की नीति का प्रतिपादन किया और शांति को प्राथमिकता दी। इसके साथ
शांति के लिए जो संकट हो सकते थे, नेहरू उनके बारे में भी बहुत सतर्क थे। भारत आज़ाद हो चुका था, मगर अफ्रीका और एशिया के बहुत सारे दूसरे एशियन देश थे जो आज़ाद नहीं थे, जिन्होंने भारत की तरह अहिंसक स्वाधीनता संग्राम का मार्ग नहीं अपनाया था, बल्कि सशस्त्र छापामारी चल रही थी। वियतनाम, हिंद चीन उनमें प्रमुख था। इंडोनेशिया में सशस्त्र स्वाधीनता संग्राम के बाद ही सत्ता ग्रहण की गई थी। म्यांमार, बर्मा तत्कालीन का हाल इससे बहुत भिन्न नहीं था। तो कुल मिलाकर नेहरू को लगता था यदि साम्राज्यवाद बना रहा और साम्राज्यवाद के विरुद्ध क्रांतिकारी संघर्ष चलता रहा आज़ादी के परवानों का, तो विश्व शांति बहुत देर तक निरापद नहीं रह सकती। तो भारतीय विदेश नीति का एक तीसरा आधार स्तंभ जो बड़ा प्रमुख बना आगे चलकर, वह था साम्राज्यवाद का विरोध। और साम्राज्यवाद के विरोध के साथ साथ उसका एक और पहलू था। साम्राज्यवाद इतना पीड़क क्यों था, इतना शोषक क्यों था, इतना भयावह क्यों था? क्योंकि उसके साथ जुड़ा हुआ था रंगभेद और नस्लवाद। स्वयं भारत ने आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत गांधी के नेतृत्व में जब की थी, तो यादें ताज़ा थी दक्षिण अफ्रीका में गांधी के अनुभव की, नस्लवाद की, रंगभेद की, और वहाँ गांधी ने पहला प्रयोग किया था सत्याग्रह का, अहिंसक सिविल नाफरमानी का। तो ये भारत की विदेश नीति का आज़ादी के तत्काल बाद एक और प्रमुख स्तंभ था, साम्राज्यवाद का विरोध, नस्लवाद का विरोध। इसके साथ एक चीज़ नेहरू को और समझ में आती थी, यदि अफ्रीकी एशियाई देशों को साम्राज्यवाद का विरोध सार्थक तरीके से करना है, तो उन्हें आपस का भाईचारा बनाए रखना होगा। तो अफ्रो एशियाई लैटिन अमेरिकी भाईचारा भी भारतीय विदेश नीति का एक प्रमुख तत्व बन गया। तब से लगभग आज तक भारतीय विदेश नीति के इन आधारभूत स्तंभों में, तत्वों में कोई फर्क नहीं आया है। जब भारत में गैर कांग्रेसी सरकारें भी बनी हैं, मसलन जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार मोरारजी की सरकार में विदेश मंत्री बने, तो उन्होंने ये बात स्पष्ट की कि जहाँ तक भारत के राष्ट्रीय हित का प्रश्न है, भारत की विदेश नीति का प्रश्न है, निरंतरता बरकरार रहेगी। और नेहरू ने बड़ी दूरदर्शिता से जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, उनको छोड़ा नहीं जाएगा।